हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। क्लास 10th सीबीएसई केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मेरा नाम है देवदीप और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस का पोस्टमार्टम, बहुत ही बारीकी से। देखिए, ये जो चैप्टर है आप सभी को पता ही होगा कि क्लास 10th में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। तो सवाल को बनाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के ये चैप्टर में, आज की इस वीडियो में, जो कि केमिकल रिएक्शंस का है, हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, फिर सवाल को देखेंगे। तब देखिएगा बहुत आसानी से आप सभी सवाल को बना पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है 10th का। अच्छे से समझिए, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देके स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्हाइट कलर का होता है, जिसका और एक नाम लाइमस्टोन भी है। आपको दोनों नाम को याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और एक क्या नाम है? लाइमस्टोन। CO3 एक ग्रुप है, ये जिसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है उसके लास्ट में कार्बोनेट शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अगर यहाँ पर सोडियम हो तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, अगर यहाँ पर पोटेशियम हो तो हम लोग कहेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट नाम इस ग्रुप के लिए है, CO3। तो ये कैसे दिखने में होता है? अब पिक्चर में देख लीजिए, ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का। तो इसको जब आप हीट देंगे, गरम करेंगे, गरम करने के बाद केमिकल रिएक्शंस होगा। क्या बात है भाई, बस गरम करने से ही केमिकल रिएक्शन? हाँ, ऐसा ही होता है। इसको जब आप गरम करेंगे, हीट देंगे, तब उसके अंदर में केमिकल रिएक्शन बनेगा और केमिकल रिएक्शन से ये बन के आएगा। भाई इसका क्या नाम है? Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड है जिसका और एक नाम है क्विकलाइम। आपको ये भी याद रखना है। सवाल में पूछता है क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? आप लिखोगे CaO, Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड। CaO का और किस नाम से हम लोग जानते हैं? क्विकलाइम। अब तो ये तो हो गया, इसको हम गरम किए, गरम करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम बन गया। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे? पानी को मिलाएंगे, H2O, पानी का संकेत है। अब पानी मिलाने के बाद क्या होगा? तुरंत इसके बीच में रिएक्शंस होगा, तुरंत इसके बीच में रिएक्शंस होगा। और वो रिएक्शंस आपको ऐसा लगेगा कि बिना फायर के, जैसे कि मतलब क्या कहें आपको, उबल रहा है, पानी उबल रहा है। कोई फायर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ। पानी को उबलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैस में या किसी फायर के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही उबलने लगेगा और हिसिंग साउंड आएगा एक। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ जैसे ही आप मिलाएंगे, अपने आप ये रिएक्शंस होगा और रिएक्शन से उबलने लगेगा पानी, और जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉलिड। और इसका भी और एक नाम है स्लेक लाइम। तो स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला ये CaOH होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? स्लेक लाइम। अब इसके साथ फिर से आप पानी मिलाइए। देखिए, पहले इसको गर्म किए, गर्म करने के बाद ये बना क्विक लाइम। क्विक लाइम के साथ पानी मिलाए, केमिकल रिएक्शन हुआ, उबलने लगा, उससे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक लाइम है। उसके साथ फिर से हम पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे मिल्क ऑफ लाइम। अब ये मिल्क ऑफ लाइम क्या है? ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा, दिखने में आएगा कि पानी के अंदर में छोटे 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 टुकड़े जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं वो तैर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई देगा। तो जब ऐसे सॉल्यूशन हो तब उसको कहते हैं हम सस्पेंशन। अब इसको अगर रात भर आप रख दीजिएगा, ऐसे ही कुछ नहीं कीजिए, रात भर रख दीजिए,
तो फिर सुबह देखिए वो छोटे 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 जो टुकड़े तैर रहे थे वो नीचे जैसे कि डिपॉजिट हो गए और ऊपर का पानी कुछ व्हाइट कलर का आ गया। तो उस पानी को हम कहेंगे लाइम वाटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लाइम वाटर कैसे बनता है? मिल्क ऑफ लाइम से। मिल्क ऑफ लाइम कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2O से रिएक्शन कराने में, मतलब अपने आप हो जाता है, ये कराना नहीं पड़ता। अब इसका इस्तेमाल सवाल में पूछता है कि लाइम वाटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस का टेस्टिंग करने के लिए लाइम वाटर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पूरा बात क्लियर हो गया? फिर से एक बार बता रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक व्हाइट कलर का पत्थर होता है, इसको लाइमस्टोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो उससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। क्विक लाइम को जब पानी से हम मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शंस होगा और वहां पर हीट इवॉल्व होगा और जैसे कि उबलने लगेगा पानी और गर्माहट बहुत बढ़ जाएगी, तो उससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक लाइम के नाम से भी जानते हैं। अब स्लेक लाइम को फिर से हम पानी में अगर मिलाएंगे तो वो बन जाएगा मिल्क ऑफ लाइम जो सस्पेंशन है। अब इस सस्पेंशन को हम रात भर अगर रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए तो सुबह उठ के हमको मिलेगा लाइम वाटर, और ये लाइम वाटर को यूज किया जाता है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यहाँ तक पूरा बात क्लियर? यहाँ पर सब चीज आपको याद रखना है, किसका क्या नाम है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, रिएक्शंस के बाद क्या बनते हैं, ये सब अपने आप याद हो जाएगा। ये अगर 3-4 बार ऐसे ही देखते रहेंगे या लिखते रहेंगे, कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है याद करने के लिए। अब आते हैं, आप लोगों के किताब में 7 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का जो डेफिनेशन है हर एक के किताब में, किताब तो होगा ही, किताब से पढ़ लीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस combine टू फॉर्म a सिंगल सब्सटेंस अंडर suitable कंडीशन, इसको ही कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, हमको कैसे दिखने में आएगा? देखिए, जब दो परिवार एक हो जाते हैं, दो परिवार जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तीन परिवार जब आपस में मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पहचानने का तरीका है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ से आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए और बी दो है, दोनों मिलके ए बी बन गया। इधर में भी देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीन रिएक्टेंट है यहाँ पर, तीनों आपस में रिएक्शंस करके ए बी सी बना रहे हैं। तो क्या दिखने में आया? इधर में रिएक्टेंट साइड में ज्यादा होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में एक ही बनेगा। मतलब रिएक्टेंट कितना भी हो, प्रोडक्ट अगर एक बने तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पहचानने का तरीका यही है कि इधर में एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा और इधर में सिर्फ एक ही होगा, इसलिए कॉम्बिनेशन नाम है। सबको कॉम्बाइन करके एक बना दिया, दो परिवार को मिला के एक बना दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पहचानने का तरीका ये है। अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने 3 लिख के रखा है। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड में एक है, दो है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक है, तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते ही हम लोग पहचान सकते हैं, इधर में दो या दो से ज्यादा, इधर में सिर्फ एक, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। आपको पहचानने के लिए भी एक एग्जाम में सवाल आता है कि पहचानो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, ये सब। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पहचानने का तरीका आज के बाद से शायद से कभी गलती नहीं होगा। क्या करेंगे? इधर में दो या दो से ज्यादा और इधर में सिर्फ एक। यहाँ पे भी देख लीजिए दो है, इधर में सिर्फ एक है। यहाँ पर भी देख लीजिए दो है, इधर में सिर्फ एक है। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मैंने स्टार मार्क देके लिख दिया है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब जिस रिएक्शन से अगर कोई रिएक्शन हुआ मान लीजिए, और होने के बाद गर्मी पैदा हुआ, हीट इवॉल्व हुआ,
वहां से हीट जनरेट हुआ, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन जहां पर हीट डिसॉल्व हो जाता है, हीट लगता है लेकिन रिएक्शंस के बाद गर्माहट नहीं रहता, हीट इवॉल्व नहीं होता, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का उल्टा एंडोथर्मिक, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, वहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। इसको भी आपको याद रखना है। कौन से टाइप का रिएक्शंस है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। कैसे पहचाना जा सकता है? इधर में रिएक्टेंट साइड में दो या दो से ज्यादा होगा और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक होगा। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तीन टाइप के होते हैं, मतलब होते ही तो है एक टाइप के, लेकिन इसको तीन हिस्सों में तोड़ा गया है। जैसे कि एलिमेंट के साथ एलिमेंट, कंपाउंड के साथ कंपाउंड और एलिमेंट के साथ कंपाउंड। तीनों ही तो हो सकते हैं। या तो फिर रिएक्टेंट के रूप में दो एलिमेंट रहेगा, या फिर रिएक्टेंट के रूप में दो कंपाउंड रहेगा, या फिर रिएक्टेंट के रूप में एक एलिमेंट एक कंपाउंड रहेगा। अब तीनों का एग्जांपल देख लीजिए। एक एलिमेंट एक कंपाउंड, देखिए कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या बना? CO2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर में 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन इधर में ऑक्सीजन और एक ज्यादा है। बैलेंसिंग तो आप लोगों को आता ही है, नहीं आता है तो उसको भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है। फिर देखिए कंपाउंड टू कंपाउंड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये कंपाउंड है, H2O ये भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को पता है, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिले हुए रहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, तो दोनों मिल गए तो कंपाउंड बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दोनों मिल गए तो कंपाउंड बन गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को अभी किसी नाम से जानते हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले देखे, इधर में देख लीजिए ऊपर में क्विकलाइन, जो सॉलिड होता है, उसके साथ हम पानी को मिलाएंगे। यहाँ पर पहले ही हम लोग ये रिएक्शंस को देख चुके हैं, तो क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा, यहाँ पर उबलने लगेगा पानी, बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉलिड रहेगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही हम इस्तेमाल करते हैं जब घर बनाते हैं हम लोग और कलर करते हैं। और कलर करने से पहले हम लोग को व्हाइट वॉश करना पड़ता है, सफेद कलर करना पड़ता है, और ये सफेद कलर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है देखिए, अच्छे से चीज को समझिएगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये व्हाइट वॉश के लिए तो इस्तेमाल किया गया, ओके कोई बात नहीं, इसको पानी में मिला के फिर दीवार में ऐसे लगा देते हैं। फिर लगाने के बाद भी देखिएगा, आप अगर दीवार में हाथ या उंगली कहीं पर टच कीजिए, तो वहां पर देखिए कि आपकी उंगली में लग रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का। एक्चुअल में पूरा व्हाइट वॉश होने में 2 से 3 दिन लगता है। अब कैसे, उस बात को अच्छे से समझिए। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार में है, अब दीवार किसके कांटेक्ट में है? एयर के, और एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दीवार में चिपका हुआ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। समझिए बात को। जो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दीवार में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने का हम लोगों ने लेप दिया, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ओरिजिनली था पहले। इधर में देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट से ही तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसको हीट दिए कैल्शियम ऑक्साइड बना, पानी मिलाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शंस करके दोबारा अपने असली स्वरूप में आ गया, जो कि सॉलिड है। एक कोटिंग पड़ जाता है और पानी बनता है, और ये पानी क्या होगा? भाप बन के एयर में वापस वहीं चला जाएगा, और सिर्फ इसका कोटिंग पड़ा रहेगा। इसीलिए 2 या 3 दिन के बाद अगर अगर आप दीवार को ऐसे उंगली से देखेंगे, तो कोई कलर आपको नहीं नजर आएगा। लेकिन शुरू शुरू कलर किए तो कहा जाता है कि दीवार में हाथ मत डालो, ठीक है। ये एक सिस्टम समझ में आ गया आपका। दूसरा है, तीसरा, एलिमेंट टू एलिमेंट। एलिमेंट टू एलिमेंट मतलब यहाँ पर दो एलिमेंट रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शंस कर रहे हैं। एक है सी, दैट मीन्स कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। और ये जो सी है, ये सॉलिड फॉर्म में दिखाया है। ये मतलब कोल, जो कोयला होता है ना, कोल, कोल, ये जो कोल के साथ, कोल को जब जलाते हैं तो जलाने में ऑक्सीजन हेल्प करता है, मदद करता है, आप लोगों को पता है। तो ऑक्सीजन जब कोल के साथ रिएक्शंस करता है, तब CO2 गैस बना देता है, ठीक है। यह है बेसिक सा एग्जांपल। अभी
हम आगे इसके और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ तक बात को अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ के अच्छे से समझिए एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हिला भी नहीं पाएंगे इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल कुछ। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं और सवाल कई बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। अच्छे से समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का और बहुत सारा एग्जाम्पल। यहाँ पर पहले देखिए, हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाए यानी जलाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर हीट इवॉल्व होता है, गर्म होता है प्रोडक्ट। तो जब इसके बीच में रिएक्शन होगा तब बनेगा वाटर। पहले वाटर तो ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, पहले होगा वेपर फॉर्म में, फिर उसको ठंडा करने के बाद वो लिक्विड बन जाएगा। वैसे हाइड्रोजन गैस को अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। एक चीज याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये पानी में हाईली डिजोल्व है। इसको जब पानी में मिलाया जाता है तो वो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक एसिडिक गैस है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी HCl है और हाइड्रोजन क्लोराइड का भी HCl है। लेकिन बीच में अगर G लिखा होगा साइड में तो आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, आयरन को सल्फर पाउडर से, सल्फर पाउडर जो कि येलो कलर का होता है, जो सॉलिड है और ये सॉलिड है, दोनों को अगर रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन कराने के बाद होता है आयरन सल्फेट, जो ब्लैक कलर का पड़ा हुआ रहता है, एक सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो एमोनिया है, NH3 एमोनिया का संकेत है। NH3 जो गैस का जो वेपर है, उस वेपर को अगर हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा एमोनियम क्लोराइड, जो व्हाइट कलर का होगा, जो पड़ा रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इससे देखिए क्या क्या आता है, गैस के साथ गैस का रिएक्शन से लिक्विड बनना, आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है, आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। गैस के साथ गैस के रिएक्शन से गैस बनना, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉलिड के साथ सॉलिड के रिएक्शन से सॉलिड बनना, ये भी यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारा, सभी देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 है, इधर में प्रोडक्ट सिर्फ एक, प्रोडक्ट एक, प्रोडक्ट एक, प्रोडक्ट एक, प्रोडक्ट एक, प्रोडक्ट एक। बाकी सब देखिए रिएक्शन साइड में जो 2, यहाँ पर सब 2 लेकर ही कह रहे हैं, 3 भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस का जो वेपर है, उस वेपर को हम अगर सॉलिड आयरन ऊल से, आयरन ऊल कैसा बनता है, आयरन का एक कपड़ा मान लीजिए, अगर उसके बीच से हम चलाएंगे तो वो बन जाएगा फेरिक क्लोराइड, जिसका संकेत ये होता है FeCl3। उसको आयरन 3 के नाम से भी जाना जाता है। यह से भी सवाल आता है, आयरन 3 का केमिकल फॉर्मूला क्या है, फेरिक क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, फेरिक क्लोराइड कैसे बनता है, ये सवाल पूछता है। कि अगर आयरन ऊल से अगर क्लोरीन गैस को हम चलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप देख पाएंगे, कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कॉम्बस, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है। फिर देख लीजिए एनो, एनो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक गैस है, कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है। फिर ऑक्सीजन, ये भी एक गैस है, कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है। तो दोनों के बीच में अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 फॉर डाइऑक्साइड, जैसे CO2, 2 हमेशा O2 याद रखिएगा, डाइऑक्साइड के जगह पर यूज होता है। कभी कभी O3 भी डाइऑक्साइड में यूज होता है, लेकिन उसका कुछ एक एक्सेप्शनल है, और इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन, जो कि गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये था कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल, इसको ही अच्छे से पढ़िए क्योंकि सवाल यहीं से बनता है, घुमा फिरा के। आप किताब को खोल के देख लीजिए, एग्जाम्पल में जो सवाल दिया हुआ है, एक्सरसाइज में जो सवाल दिया हुआ है, यहीं से, इस जो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इससे रिलेटेड सब कुछ कहीं ना कहीं यहीं से ही आपको मिलेगा, या तक कि बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा। अब चलिए चलते हैं अगले रिएक्शंस की ओर। अब दूसरा टाइप का जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। वहां पे क्या था, कॉम्बिनेशन में A प्लस बी
होके ए बी बनता था, या फिर ए प्लस बी प्लस सी बन के ए बी सी बनता था। यहाँ पर उल्टा होगा, एक प्रोडक्ट टूट के दो या तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक प्रोडक्ट टूट के डिवाइड हो गया, उसका उल्टा। हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था, वो क्या था, एक्सोथर्मिक, वहां पर हीट इवॉल्व होता है, लेकिन यह है एंडोथर्मिक, यहाँ पर हीट इनपुट या फिर हीट एब्जॉर्ब होता है। अगर आपसे अभी कोई सवाल पूछे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आराम से बता सकते हैं। ये एंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्टेंट, वहां पे बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता था, यहाँ पर एक प्रोडक्ट टूट के बहुत सारे रिएक्टेंट बनाते हैं। अब इस रिएक्शंस में क्या है, इस रिएक्शंस को कराने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए, ये इसकी खासियत है। एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हीट एनर्जी हो सकती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, या फिर वो एनर्जी हम सनलाइट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए बेसिकली एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हीट एनर्जी हो सकती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, वो एनर्जी सनलाइट की एनर्जी हो सकती है, सनलाइट का फोटोन। ठीक है, सनलाइट के अंदर में फोटोन पार्टिकल होता है ना, तो फोटोन बेसिकली यहाँ पर काम में आता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। वहां पे बहुत सारे चीज मिलके एक बनते थे, यहाँ पर एक से बहुत सारा चीज बनता है, बस हो गया। अब देखिए पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन वायलेट। आपसे पूछेगा कि ग्रीन वायलेट किसे कहा जाता है, फेरस सल्फेट को। उसका फॉर्मूला क्या है, ये Fe SO4 सल्फेट के लिए है, जैसे CO3 कार्बोनेट के लिए है, वैसे SO4 सल्फेट के लिए है। SO4 ग्रुप जहां पर भी जुड़ा हुआ रहेगा, उसका लास्ट में उच्चारण सल्फेट ही है। यहाँ पर अगर सोडियम होता तो सोडियम सल्फेट होता, यहाँ पर आयरन है इसलिए आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, या फिर फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं, जो कि बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ग्रीन वायलेट भी इसे कहा जाता है। और देखिए ये एक नमक है, सिंपली नमक, सॉल्ट। और इस नमक में देखिए, इस सॉल्ट में यहाँ पे पूरा का पूरा ये फॉर्मूला है इसका पूरा। यहाँ पर देखिए H2O, 7 मॉलिक्यूल H2O जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर पानी मिला हुआ है। तो जिस नमक के साथ पानी मिला हुआ हो उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसलिए ये जो ग्रीन वायलेट है, ये क्या है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ये एक नमक है, ये एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कैसा कलर है, ग्रीन कलर है, इसलिए तो नाम पड़ा ग्रीन वायलेट। तो इसको जब आप हीट देंगे, मैंने क्या कहा था, इसके लिए हीट की जरूरत होती है, कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत होती है। तो पहले हम हीट को लेकर चर्चा करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक को लेकर, फिर जो सूरज की रोशनी है उसको लेकर। पहले हम हीट को लेकर चर्चा करते हैं। तब देखिए इसको जब आप हीट लगाएंगे एक टेस्ट ट्यूब में लेके, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होते होते ड्राई व्हाइट बन जाएगा। ये कलर हीट देने के बाद ड्राई व्हाइट बन गया। और ये जो ड्राई व्हाइट देखिए, FeSO4, यहाँ पर भी FeSO4 है, लेकिन यहाँ पर पानी मिला हुआ है इसके साथ। इसमें रिएक्शन में क्या हुआ, पानी को अलग कर दिया, इससे अलग कर दिया पानी को। तो पानी के बिना जो सॉल्ट होते हैं उसको एनहाइड्रस सॉल्ट कहा जाता है, अनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, और विथ पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड सॉल्ट, और विदाउट पानी यानी वाटर एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो ये कलर क्या हो जाएगा, डर्टी व्हाइट हो जाएगा। तब यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि फेरस सल्फेट के साथ अगर हीट दिया जाए, या फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाए, तो उसका कलर में कैसा चेंज आएगा, आप क्या कहोगे, डर्टी व्हाइट बन जाएगा। अब सवाल क्यों बनेगा, क्योंकि फेरस सल्फेट में जो वाटर मॉलिक्यूल था, हीट देने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, और सिर्फ फेरस सल्फेट का एनहाइड्रस सॉल्ट पड़ा रहा, और इसीलिए इसका कलर हो गया ड्राई व्हाइट। अब देखिए इसको अगर दोबारा आप हीट देंगे, ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट है, जो फेरस सल्फेट ही है, देखिए दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन अगर हाइड्रेटेड होगा तो यहाँ पर आपको H2O लिखना पड़ेगा, और अगर H2O को हटा के लिखेंगे तो वो कहलाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट। तो इसको अगर दोबारा आप गर्म करेंगे,
दोबारा गर्म कर रहे हैं, देखिए गर्म करने के बाद क्या बना, ये फेरिक ऑक्साइड बना जो कि ब्राउन कलर का होता है। उसके साथ साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। और अगर आप इसके सामने नाक रखेंगे ना तो बहुत सफोकेटिंग होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, क्योंकि ये दोनों ही सांस को रोधने वाले हैं। इतने आसानी से सांस आप चला नहीं सकते, कोटिंग लेयर जैसे कि फैला देता है चारों ओर। तो ये बहुत सफोकेटिंग गैस है। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि आपको सफोकेटिंग हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा गैस आपके सामने है। आप क्या कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो है इसलिए डाई, तीन है इसलिए ट्राई, और इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। कलर क्या है, ब्राउन कलर। कैसे बनता है, फेरस सल्फेट जो कि एनहाइड्रस सॉल्ट है, हाइड्रेटेड नहीं, एनहाइड्रस। इसको गर्म करने में फेरिक ऑक्साइड बनता है जो ब्राउन कलर का है। और भी दो गैस बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको ये तो पता ही है कि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब आते हैं दूसरे, हीट के द्वारा। अब देखिए लेड नाइट्रेट को अगर हीट लगाएंगे टेस्ट ट्यूब में लेके तो वो बन जाएगा लेड ऑक्साइड। उसी के साथ साथ क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन का एक फ्यूम्स बनेगा, एक वेपर बनेगा जो आपको बाहर आता हुआ दिखाई देगा। वो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। टू है इसलिए डाई, ठीक है। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन का तो कलर होता नहीं, इसलिए वो अगर निकल भी रहा होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने का। लेड नाइट्रेट जो कि सॉलिड है, हिट दिया, वो बन गया लेड ऑक्साइड। उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आपको दिखाई देगा रेडिश ब्राउन का फ्यूम्स के रूप में, एक वेपर के रूप में। ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगा और ये सॉलिड पड़ा रहेगा। अब देखिए ये जो सारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हीट लग रहा है, बहुत मात्रा में हीट लग रहा है यहाँ पर। तो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट लगे उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट ज्यादा मात्रा में लगे उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछे तो दोनों में से किसी भी एक को आप लिख सकते हैं। यहाँ तक बात पूरा का पूरा समझ में आ गया। अभी हीट को लेकर हम लोगों ने देख लिया, अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक को लेकर और सोलर लाइट को लेकर कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले में हमने देखा हीट के द्वारा, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और अब देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या होता है कि पानी, ये पानी को मैंने एक बाउल में लिया, H2O विथ एसिड, इसके साथ कुछ एसिड मिलाया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो प्योर मिनरल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ नहीं करता। तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिलाना चाहिए अगर उसको हमको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो। लेकिन इसके लिए ज़्यादातर एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एसिड का इस्तेमाल नहीं करके अगर किसी बेस का इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ने एसिड लिया और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है जो कि कार्बन का बनाया हुआ है और जो ग्राफाइट सा, मतलब ग्राफाइट जो कार्बन का एक फॉर्म होता है उस ग्राफाइट से बना हुआ है ये इलेक्ट्रोड। तो जब उस इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी के साथ, एक सेल के साथ जोड़ेंगे तब केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O है वो अलग अलग दो इलेक्ट्रोड में स्टोर हो जाएगा, एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए कि ये तो बैलेंस किया हुआ है पूरा का पूरा वाटर का। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद इस टेक्निक को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बिखर जाता है। लेकिन यहाँ से एक सवाल आता है कि जितना ऑक्सीजन बनता है उसका दुगना हाइड्रोजन बनता है, ये याद रखिएगा।
क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है। जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल बनेगा हाइड्रोजन। ये याद रखिए, कई बार सवाल में पूछा गया है ये। दूसरा हम देखते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक के द्वारा हो गया। अब आते हैं सनलाइट। सनलाइट का एग्जांपल अभी देखिए, ये जो AgCl2 है, जो कि व्हाइट कलर का, जिसको सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, इसको अगर सनलाइट देंगे तो ये बन जाएगा, मतलब क्लोरीन को अपने से अलग कर देगा, सिर्फ सिल्वर बच जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा जो कि ग्रे कलर का होगा। इसीलिए ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको कलर्ड बोतल के अंदर में रखा जाता है। कलर्ड बोतल के अंदर में रखा जाता है, क्योंकि अगर ये बोतल कलर्ड ना हो तो क्या होगा, अगर किसी कारणवश ये सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए, बहुत सेंसिटिव है। यहाँ से भी सवाल पूछता है कि व्हाई AgCl एंड AgBr केप्ट इन कलर्ड बोतल। क्योंकि अगर ये नॉर्मल बोतल हुआ और वहां पे अगर सनलाइट घुस गया तो ये रिएक्शन हो जाएगा, वो रिएक्शन ना हो इसलिए कलर्ड बोतल के अंदर में रखा जाता है। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड जो कि लाइट येलो कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, इसको भी सनलाइट के सामने रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमीन को अपने से अलग कर देगा और Ag को अलग कर देगा, जो कि ग्रे कलर का है। इधर में भी ग्रे कलर का है, इधर में भी ग्रे कलर का है। ठीक है, तो जो रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में होता है उसको कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस सनलाइट के कारण होता है, उसी तरह जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति से होता है उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे तो ये दो लगा सकते हैं आराम से। अगर दोनों को ही क्यों कलर बोतल में स्टोर किया जाता है ये भी आप बता सकते हैं। अब ये दोनों का बहुत यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का, कहाँ पर, फोटोग्राफी में, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यहाँ से सिर्फ बोर्ड में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या तक कि मैंने तो RRB में कई बार देखा ये सवाल रिपीट होते हुए कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का लास्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पोटासियम क्लोरेट, जिसका फॉर्मूला है KClO3, इसको अगर हीट देंगे तो ये बन जाएगा पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन भी है। यहाँ से भी सवाल बनता है कि लेबोरेटरी में आप कैसे ऑक्सीजन को प्रिपेयर करोगे, कौन कौन से एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स वहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, पोटासियम क्लोरेट। इसको हीट लगाओगे तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक में रह जाएगा पोटासियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला ये है, और दूसरे में ऑक्सीजन, और यहीं से ऑक्सीजन का प्रिपरेशन होता है। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पर बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाता है, तो इतना हीट प्रोड्यूस ना हो इसीलिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करता है। अब कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो एक चीज है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन कहीं पर इन्वॉल्व नहीं होता। ये जनरली क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर में रह के रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर देता है या फिर टेम्परेचर को लो कर देता है। ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को भी इंक्रीज करता है और टेम्परेचर को भी लो कर देता है। इसलिए मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, एक कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट किसको कहते हैं देख लीजिए, कैटलिस्ट का डेफिनेशन। ठीक है, अब चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, ये जो पहले मैंने बता चुका है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। ये भी हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, क्योंकि एक टूट के दो बन रहा है, एक टूट के दो बन रहा है। ये जो है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है इसको केमिकल वोल्केनो कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। जिस स्पॉट में आप करोगे वहां से जैसे कि वोल्केनिक
इरुप्शन आ रहा है, ग्रीन वेपर टाइप का निकलेगा वहां से। क्या होता है? एमोनियम डाइक्रोमेट, जो कि येलो कलर का होता है। इसका फॉर्मूला ये है। ये जो येलो कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको हीट दिया जाता है और हीट देने के बाद ये बदल जाता है क्रोमियम ऑक्साइड में, जो कि ग्रे कलर का होता है। इसका फॉर्मूला ये है। और नाइट्रोजन बनता है और पानी बनता है। लेकिन इसके बीच में बहुत हीट भी बनता है, और इसके साथ साथ जैसे कि ये जो पॉट है इससे जैसे कि उबल रहा है, ठीक है, जैसे कि वॉल्केनिक इरुप्शन इससे हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है केमिकल वॉल्केनो। ग्रीन वेपर निकलता है वहां से, ठीक है। और लास्ट जो है वो है डाइजेशन। वो भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो डाइजेशन में हम लोग जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, वो टूट के छोटे 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 ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज का वीडियो खत्म करेंगे। आज हम लोग दो प्रमुख केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाने। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उससे रिलेटेड जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जहाँ से सवाल आते हैं, वो मैंने आप सभी को करा दिया। अगले वाले पार्ट में और जो रिएक्शंस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस बहुत डिटेल में आप पा सको। और घंटी वाला जो बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आ सके। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।